Hello, my dear students. So today we will discuss another question paper of BCS CT 135. ये है जून 2023 का क्वेश्चन पेपर. ओके, सो ये अपन स्टार्ट करते हैं. ओके, आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा. तो देखो, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं. ओके, सो जो रिपीट हुए हैं मैं उनको नहीं बताऊंगी, बाकी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी. ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं. तो ये है, देख लो, जून 2023 का पेपर BCS CT 135 है. सोल्यूशन, फेज इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस वगैरह इसमें क्वेश्चंस आए हैं आपके. और जो बाकी क्वेश्चंस इसमें हैं वो क्या है मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, देखो पार्ट ए में अगेन 7 क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट 5. So the questions are: list any 3 applications of electrolysis and explain any one of them. तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले जब पढ़ाया है तब भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता देती हूँ. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. ओके, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन. ओके, तो ये सारी चीजें आप, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो ये सारे पहले तो आप इनको क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. फिर उसमें लिखा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम. ठीक है, तो ये 1.5, 1 and 1.5 प्लस 1 and 1.5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन था. ये इसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था. तो आप इसको देख सकते हो. एंड ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट वाला पोर्शन एक्सप्लेन किया है. बाकी आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपको आता हो. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमें पता है, या एलिमेंट्स में पता है, कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं अर्थ क्रस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे गोल्ड है तो वो लिक्विड फॉर्म में है. तो जैसे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स है ना, ओर्स में हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स. और मिनरल, अब जैसे ओर है, ओर में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बट मिनरल एक मेटल पर्टिकुलर का होगा. ठीक है, तो जैसे बॉक्साइट है, एल्यूमिनाइट है ना, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम उसमें मिलता है, एंड एक्सेट्रा. तो ये आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम दीज ओर्स रिक्वायर रिडक्शन, क्योंकि मेटल का जब रिडक्शन होगा तभी वो हमें आयन के फॉर्म में, मेटल आयन से मेटल के फॉर्म में मिलेगा, है ना, जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. सो देयर आर 2 मेथड्स. जैसे रिडक्शन है, SN4+ का रिडक्शन SN2+ में हुआ, इसका फर्दर रिडक्शन SN में हो सकता है. तो ये हमें चाहिए, हमें आयंस के फॉर्म में नहीं चाहिए. सो देयर आर 2 मेथड्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एक्सट्रैक्शन. इन वन ऑफ दीज द ओड इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है. फिर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जिससे हमें मेटल मिलता है. पहली मेथड. दूसरी मेथड में हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ओर इन मोल्टन स्टेट में होता है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज, ये फर्नेस में होती है. ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन का, इज दैट मेटल इज ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट. ठीक है, जिसको हम फिर से रिफाइन कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस का, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, जिसमें एक्वस NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना. इस प्रोसेस में हमें 2 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी मिलते हैं, एक NaOH जो कि एल्कली है, और एक क्लोरीन गैस. ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से इसका नाम, क्लोरीन की वजह से क्लोर, एल्कली क्योंकि NaOH मिलता है, तो ये मिलता है, इसी वजह से इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है. नाउ यहाँ पे ये बी पार्ट जो है ये 2 मार्क्स का आया हुआ है, बट ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफरेंस नंबर, तो आप इसको लीव कर सकते हो। और टाइम हुआ तो मैं इसको पढ़ा दूंगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मोस्टली क्वेश्चंस पता चल जाए। फिर है डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आपकी कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। यस, सो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे एक फैक्टर हम बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी है, दूसरा फैक्टर हमारा टेम्परेचर है, तीसरा फैक्टर हमारा हाइड्रेशन है, फोर्थ हमारा इंटर आयोनिक इंटरैक्शन है, ठीक है। फिफ्थ हमारा साइज ऑफ आयन है, सिक्स्थ हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, या तो फिर आप इसको डाइल्यूशन इफेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और एक सेवेंथ इफेक्ट है पोलैरिटी। तो इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है? विस्कोसिटी इज द रिटार्डेशन इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस हमारी कम होगी। जैसे ग्लिसरीन और वाटर, वाटर की विस्कोसिटी कम है तो उसका फ्लो रेट ज्यादा है, विस्कोसिटी फ्लो रेट इनवर्स है। ग्लिसरीन ज्यादा गाढ़ी है, विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है, ठीक ठीक है। तो ग्लिसरीन ज्यादा गाढ़ी है तो उसका फ्लो रेट कम है, तो उसकी कंडक्टेंस कम है। अब सेकंड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना, स्पीड बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्पीड बढ़ेगी, आयंस मूव करेंगे, आयंस की मूव से करंट फ्लो होगा, और करंट इज कंडक्टेंस, इज विथ विच द करंट फ्लोज। हाइड्रेशन, स्मॉल साइज है, जल्दी हाइड्रेशन होगा, है ना। और क्या होगा कि कंडक्टेंस डिक्रीज होती है हाइड्रेशन के कारण। फोर्थ है इंटर आयनिक इंटरैक्शन, जितना कम इंटर आयनिक इंटरैक्शन उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, साइज। और ये इंटर हाइड्रेशन और साइज को आप एक ही फैक्टर मानो। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का इफेक्ट मैंने आपको बताया था, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। फिर इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी आ जाएगा पॉइंट। फिर पोलैरिटी, सॉल्वेंट जितना आपका पोलर होगा उतनी आपकी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे कंडक्टेंस होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, एट द ट्रिपल पॉइंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है आपका एट ए ट्रिपल पॉइंट। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यू ऑल नो डेट की फेज रूल इज एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू, ओके। तो यहाँ पर कंपोनेंट 1 है हमारा, ठीक है। फेज 3 कितना हो गया, 1 आया, तो ये हमारा 0 आया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0, ठीक है। नाउ द रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड में 3 पार्ट करके पूछा है, द रिक्वायरमेंट, टू रिक्वायरमेंट फॉर द लिक्विड्स टू फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ओके। सो आइडियल सोल्यूशन ये तब बनाएंगे जब डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 होगा टू सोल्यूशंस का, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो 0 होगा। तो मतलब हीट ना इवॉल्व होनी चाहिए ना एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए मिक्स करने पे, तब हमारे आइडियल सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपको बन गया। मोलैलिटी की डेफिनेशन आपको पता है, मोलैलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। और 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाउ ये आपको नहीं बनेगा क्योंकि इसका डायग्राम नहीं बताया है। फिर कंडेंस्ड सिस्टम के लिए फेज रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो F इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस वन इज द फेज रूल फॉर कंडेंस सिस्टम। यहाँ पे सी माइनस पी प्लस टू होता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फेज रूल कंडेंस्ड हो जाता है, तो उसका जो रूल आता है वो एक 1 हट जाता है। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को आपको डिराइव करना है, तो ये देखो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन जो है थर्मोडायनेमिकली, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके रिफर कर सकते हो जिसमें मैंने आपको नर्स इक्वेशन पढ़ाई थी, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि हाइड्रोजन आयंस की एक्सेप्शनली हाई कंडक्टिविटी क्यों होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अ, जो हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी या आयनिक मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है, तो ये ग्रोथस ने एक्सप्लेन किया था, प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इसको हम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि ये प्रोटॉन्स जो हैं, हाइड्रोजन आयंस जो हैं, H+ आयंस जो हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मोबिलिटी हो जाती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, या हम इसको प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये जो नेटवर्क बनाते हैं, इस वजह से हाइट जो प्रोटॉन की स्पीड होती है, आयनिक मोबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी फिर से रिपीट हुआ है, जो कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी आपको आ, वही वही मिल जाएगा। सिर्फ इक्वेशन लिखनी है आपको, ये क्वेश्चन बार बार आता है। मोलैलिटी भी बार बार आई है, कंडेंस सिस्टम का भी बार बार आया है, ये दोनों क्वेश्चन अभी नए थे। ठीक है, फिर आइसोप्लेथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। तो जैसे टू कंपोनेंट सिस्टम है ना, तो जैसे बिस्मथ लेड, ये सारे सिस्टम्स को हम कहते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम, दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अब आइसोप्लेथ जो होता है ना, या आइसोलेथ जो होता है, उसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे टू कंपोनेंट सिस्टम की बात आती है यहाँ पर, तो ये एक ऐसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, या हमें इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं इसको, जो कि ड्रॉ हो सकती है फेस डायग्राम में, है ना। जैसे ये आप इसमें जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें आप देखो, आई टू आई डैश है ना, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट है। तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम का एग्जांपल है, जैसे ए और बी दो कंपोनेंट है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन इन दोनों का कांस्टेंट हो गया है आके। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन है और सेवेंथ क्वेश्चन। तो देखो सेवेंथ क्वेश्चन में मैंने आपको कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बता दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। फंक्शंस भी रिपीट हुए हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बॉयल एट ए टेम्परेचर विच इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड्स। तो देखो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सोल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है बॉईल करने के लिए। अब यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों ही क्या है हमारा, सल्यूट क्या हो गए हमारे, नॉन वॉलेटाइल हो गए। अब क्या होता है कि अ, ये वाला जो सिस्टम बनता है, कौन सा सिस्टम, जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स कम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं इंडिविजुअल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। देखो एजियोट्रॉप्स में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम बोला था, तो पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम, नेगेटिव वाले मैक्सिमम, ऐसा कंसेप्ट था वहां पे। अब इमिसिबल लिक्विड्स ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जो दोनों लिक्विड्स हैं इनके बीच में कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, बहुत इनकम्पैटिबल है ये दोनों लिक्विड्स। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा क्या होता है, जितना राउल्स लॉ प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाती उससे बहुत ज्यादा हो जाता है इनका कंबाइंड वेपर प्रेशर। सो द हायर कंबाइंड वेपर प्रेशर कॉज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर लगेगा ना, बॉयल होने में जल्दी जल्दी वेपर्स बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को एक स्पेशल केस कहते हैं, और इनको हम सेपरेट भी स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन और था जो मुझे मिला था, जो मुझे सही लगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर ऑफ ईच द लिक्विड्स इन प्योर प्योर स्टेट। नाउ वेपर प्रेशर क्या है, इंडिपेंडेंट है रिलेटिव अमाउंट पे। नो मैटर कि आप उसको कितना ऐड कर रहे हो, कितना अमाउंट, कितना ml लिक्विड को ऐड कर रहे हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट। सो इस वजह से क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर दोनों लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आइदर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड्स जो आपने प्योर स्टेट में लिया, प्योर मतलब जब अकेले अकेले थे। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, therefore a mixture of two immiscible liquids at a constant pressure of 1 atmosphere boils at a temperature lower than the boiling point। अब एक क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन और यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है आपको। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये देखो, एक
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको SN4 SN2 दिया है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप है इसमें। देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या करती है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हम बबल करते हैं उसको एड्सॉर्ब करती है, एड्सॉर्प्शन का काम करती है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है। तो हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन होता है मतलब SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके SN2 प्लस बना देगा। अब ऑक्सीडेशन होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स SN4 ने गेन किया, SN2 प्लस बना दी, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रोड, अब इन दोनों को कंबाइन करोगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 SN प्लस SN और SN4 प्लस। अब हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले सॉलिड जो भी एड्सॉर्ब करेगा, फिर आप क्या लिखते हो, मेटल सोल्यूशन, यहाँ पे SN4 का हम लिख रहे हैं तो ये, फिर इसमें SN2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपकी हो गई हाफ सेल रिएक्शन। अब देखो जो सी क्वेश्चन है ये हो गया। अब सी क्वेश्चन जो पूछा है, सी क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ स्टेनस सिस्टेनिक इज गिवन। देखो जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हमेशा IC ऐड होता है एक, ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए SN4 प्लस में एक ऐड हुआ है। तो अब क्या होगा कि ई सेल क्या होता है, E0 सेल माइनस, सॉरी माइनस 0.591 अपॉन N लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें अगर, E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड या कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो यह ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन यहाँ पर चेंज हो सकता है, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हमें कैलकुलेट करना है, E0 हमें दिया हुआ है 0.15 माइनस 0.0591 अपॉन N। तो हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा था, लॉग। अब हमें दिया हुआ है 0.50 0.5 स्टेनिक और स्टेनस का ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है, या एनोड अपॉन कैथोड। तो स्टेनस का हमें दिया है 0.50 अपॉन 0.25, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 जा। अब log 2 कितना होता है, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू समथिंग 0.14 कुछ आएगी, आप चेक कर लेना। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। सो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा, है ना। log 1, log log 1 इज 0, log 10 इज 1, log 2 की वैल्यू 0.310 है ना। तो ये सारी आपको 2 3 5 तक तो याद रखनी चाहिए। अब इसके बाद जो पार्ट बी है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद मैं 135 का क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करवाऊंगी, बिकॉज 3 क्वेश्चन पेपर्स इनके ऑलरेडी हो जाएंगे, एंड 3 क्वेश्चन पेपर्स आर सफिशिएंट, क्योंकि आपको थर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही समझ आ रहा होगा कि कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। सो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हाफ सेल रिएक्शन, या फिर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे, इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन, सॉल्ट ब्रिज का रोल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक में अभी इस वाले पेपर में 2023 के पेपर में भी HVZ हेल वोलार्ड जेलेंस की आई ही आई है, नेम्ड रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म मैंने पिछले पेपर में आपको बताया था। तो जो नए क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया है देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।